बहुत खुशफहमी के गुब्बारे फोड़ रहे हैं कि राम मंदिर में राम का मंदिर बनना है, वहाँ राम का मंदिर नहीं बनना। अब आप विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा हेड क्यों दे रहे हो? मंदिर आपको क्या देगा? मस्जिद आपको क्यों क्या देगी? कुछ नहीं देगी। सिर्फ आपका दिमाग है। यहाँ पे किसान बर्बाद है, कभी मुसलमान बर्बाद है, वहाँ पे कश्मीरी बर्बाद है। कभी रसूल पाक की तौहीन करी थी तो तुमने सबसे पहले क्या कहा था? हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, वो उसका आंतरिक मामला था। तुम क्यों? कमला हैरिस वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। हाय अल्लाह, कैसे खुश हो रहे थे, घी के चिराग जला रहे थे। ये गोबर भक्त कैसे तार निकाले तो नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शाम की छटा है वो अपने आप में धूमिल होती जा रही है और रात्रि का समय है। रिजू जी, हम जानना चाहेंगे, हमने देखी कि जिस तरह से किसानों ने जहां पर बैरिकेडिंग की थी या कीलें लगाई थी, वहां पर मेरे देश के किसानों ने फूल उगाने का काम किया, लेकिन हमने देखा कि पुलिस के द्वारा उन फूलों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, तो इनका तो ये है ना, जहाँ पर भी इंसानियत की बात होगी इसको मसलेंगे, कुचलेंगे, बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये नरभक्षियों की सरकार है। और ये मैं 1 साल से लगातार कहती चली यानी कि ये नरभक्षी लोग हैं, इनको खून पीने की आदत हो गई। अब ये इतने गिर गए कि खून चाहे किसान का भी हो, पहले जवान का भी हो, भारत के किसी भी बंदे का हो, ये खून पिएंगे। तो किसान जो बेचारा ये दिखा रहा था तो तुमने कांटे उगाए, हम यहाँ पर फूल उगा रहे हैं, तो इनको वो बर्दाश्त नहीं हो। इनको कांटों के साथ सिर्फ कांटे ही चाहिए, फूल नहीं चाहिए, इसलिए उसको उखाड़ फेंका गया। लेकिन किसान फिर भी नहीं हारा, किसान फिर भी बैठा हुआ है, किसान उसी जज्बे के साथ बैठा हुआ, और किसान फिर भी यही कह रहा है कि बिल वापसी तो घर वापसी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल वापसी तो घर वापसी। लेकिन अभी हमने देखा कि 2 दिन से सोशल मीडिया पर जो अंतर्राष्ट्रीय आवाज है वो लगातार किसानों के समर्थन में आ रही है। जैसे कि ग्रेटा का भी आपने ट्वीट देखा होगा, रिहाना का भी ट्वीट देखा होगा। तो इन ट्वीटों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक कहें या आरएसएस के समर्थक करें या फिल्मी हस्तियां की बात करें, तो वो लगातार मोदी जी के समर्थन में आकर ट्वीट करें। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? भाई, अगर वो ट्वीट ना करते तो मोदी सरकार फिर उनके बैनर फड़वा रही होती, सारे आरएसएस के जितने चाटुकार हैं, नागपुर की नाजायज औलादे सबको जला रहे होते। तो उनकी मजबूरी है, वो सारे दुमछल्ले हैं, वो बेचारे सरकार के आगे दुम मिलाते हैं। चाहे वो अक्षय कुमार हो, जो हिंदुस्तानी है भी नहीं, कैनेडियन है, लेकिन दर्द यहाँ का लेता है। चाहे अब हमारे क्रिकेट के भगवान हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे करण जौहर, बहुत लंबी लिस्ट है इन लोगों की जो सारे के सारे सरकार के दुम छल्ले हैं। मतलब उनको भारत के किसान का दर्द नजर नहीं आया। कौन है रियाना? वहाँ की एक सेलिब्रिटी, एक नॉर्मल वहाँ की सिटीजन है, कोई वहाँ के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं थी अमेरिका की, जिसके लिए सारा का सारा पूरी भारत की जो एक हुकूमती हिला दी, भूचाल आ गया। उसके बावजूद वो कौन सा डर गया? उन्होंने फिर दोबारा ट्वीट कर दिया कि हम फिर स्टैंड है किसानों के साथ। आप देखिए मीना हैरिस है ना, जब कमला हैरिस वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, हाय अल्लाह, कैसे खुश हो रहे थे, घी के चिराग जला रहे थे। ये गोबर भक्त कैसे तार निकाले थे, डीएनए कर रहे थे, हमारी भारत की है, भारत की है। जैसे ही उसने कहा कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ, कल से आज तक देखो जंतर मंतर पर उसके पुतले जला रहे हैं, उसके पोस्टर जला रहे हैं। और इनका तो ऐसा था हाल कि ये तो परेशान थे। नागपुर में एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए थे कि किसी भी तरह जो बाइडन को ये दिखा दो कि ये भी हिंदुस्तानी है। उसका खून का निकाल कर डीएनए टेस्ट कर रहे थे कि बस जो बाइडन को भी दिखा दो कि हिंदुस्तानी है। अब की बार जो वहाँ का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बना वो भारतीय है। लेकिन हर तरह से उन्होंने कोशिश करी। वो तो कमला हैरिस की भतीजी ने, भांजी ने पता नहीं क्या खुराफात घुसरी, फालतू में किसानों के मैटर में घुस गई और बताओ अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए। आप देखो, ग्रेटा है स्वीडिश है ना, ग्रेटा जो है वो स्वीडन की है, 18 साल की है, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, जो नोबेल प्राइज के लिए भी नामांकन हुई। उसके लिए तो एफआईआर हो गई। अरे इतने तुम असल के थे, क्यों नहीं करा तुमने मीना पे, क्यों नहीं करा तुमने रियाना पे? क्योंकि पता है अमेरिका के साथ इनके तार जुड़ते हैं, है ना। कैसे भूल जाएं कि इन्होंने कैसे कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, तो अमेरिका के साथ इनके तार जुड़ते हैं, इसलिए एफआईआर रियाना पे नहीं कर पाए, मीना हैरिस पे नहीं कर पाए। लेकिन ये फड़फड़ा रहे, इसीलिए इन्होंने पूरी की पूरी मुजरे वाली बाइयाँ, सारे के सारे दुमछल्ले लगा दिए कि तुम भी ट्यूटर करते रहो, ट्रेंड कराते रहो। लेकिन इनके ट्यूट सारे के सारी पानी भर भर के नीचे गिर रहे हैं। रियाना आज भी वहीं खड़ी है और सारी की सारी दुनिया, जो बात किसी को पता भी नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने खुद रियाना का बाइकआउट करके, खुद मीरा हैरिस का इसका करके सारी दुनिया को बता दी कि भारत में चल क्या रहा है। अब तमाम दुनिया को पता चल गया कि किसान पे कितना जुल्म हो रहा है इनकी बावलेपंथी से। लेकिन लगातार जो आरएसएस के लोग हैं वो ये भी कहने का काम करें कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा घर की समस्या है, इसको हम घर में बैठकर सुलझा लेंगे, कोई बाहर के व्यक्ति इसमें अपनी टांग ना अड़ाए। जब इनका ये आंतरिक मामला है तो मोदी जी तुम क्या करने गए थे? अब की बार ट्रम्प सरकार, उसका आंतरिक मामला था, वो हारे के जीते, तुम क्यों गए थे वहां पर? कहने खाली मोदी होते तो कुछ भी कह कर आते। तुम भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी मार कर रहे थे तुम वहां पर। अब की बार ट्रम्प सरकार और पनौती कहेंगे, हरवा दिया उस बेचारे को, नहीं तो बनता आपके, हरवा कर आ गए उसको, है ना। वहाँ उसके बर्मा की जो थी उसके साथ शराब भी पी रहे थे, उसका तख्ता उलट हो गया इनकी वजह से। तो जहाँ भी ये पनौती जाता है हरवा कर
बर्बाद करवा कर आता है। तो तुम तो जब वहाँ गए थे तो आंतरिक मामला नहीं था, और अभी जब तुमने 370 लगाई थी पिछले साल, तो तुम कौन से लोगों को लेकर आए थे कश्मीर में बिरयानी खिलाने के लिए? सारे इंटरनेशनल थे, तब तुम्हारा आंतरिक मामला नहीं था। जब फ्रांस में रसूल पाक की तौहीन करी थी तो तुमने सबसे पहले क्या कहा था? हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, वो उसका आंतरिक मामला था, तुम क्यों कूदे थे? तो जब तुम दूसरों के दरवाजों में झांकोगे, उनकी हांडियों में झांकोगे, तो दुनिया भी झांकेगी। ये नौबत मोदी जी तुमने दी, ना तुम दूसरों के झांकते, ना दूसरे हमारे यहाँ झांकते। और ये भारत का किसान है, कोई आम आदमी नहीं है। ये भारत का किसान जो है, भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, यानी 95 करोड़ के करीब। अगर भारत परेशान है तो दुनिया तो चीखेगी, चिल्लाएगी, देखेगी। और ये तुमने दिखाया कि एक महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से ज़्यादा हो गए इन किसानों को सड़कों पर पड़े हुए। अगर पीछे से कैलकुलेट करा जाए, पंजाब और हरियाणा 3 महीने यहाँ पर होने वाले हैं। तो तुम्हारी गलत जितनी भी नीतियाँ हैं, तुम्हारे गलत जितनी भी ड्रामेबाजी है, उसकी वजह से आज भारत का नाम बदनाम हो चुका। रिजवी जी, अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि ब्राह्मण महासभा के लोग हैं और वो टिकैत जी का पिंडदान कर रहे हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पिंडदान मरने के बाद किया जाता है, तो किस मंशा को दर्शाती है ये चीज़ें? इनका तो कुछ होता तो है नहीं। इनसे जब ये हार जाते हैं तो ये दूसरों को बिल्कुल नेगेटिविटी करके ड्रामेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई किसी चीज़ को उछलते हुए या ऊपर जाते हुए देखते हैं तो ये उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो टिकैत साहब एक ब्रांड है किसानों के, है ना। और अव्वल बात तो ये जितने भी हैं, अगर इनको ये लग रहा है कि अगर टिकैत साहब यहाँ नहीं होंगे तो क्या ये मूवमेंट नहीं चलेगा? टिकैत साहब है तब भी चल रहा है, ना होंगे तब भी चलेगा। तो ये जो उल्टी सीधी तुम मानसिकता दिखा रहे हो कि सिर्फ टिकैत साहब को तुम उल्टे सीधा हरकतें कर रहे हो तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत सारी कुर्बानियाँ इन पंजाबियों ने, इन किसानों ने, इन हरियाणियों ने, सबने दे दी हैं, और बहुत सारी अभी देंगे। 250 से ज़्यादा किसान तो अभी तक शहीद हो चुके, और अभी पता नहीं कितने और होंगे, है ना। तो किसी के साथ तुम ड्रामेबाजी करके इस मूवमेंट को ना तो कमज़ोर कर सकते हैं, ना इसको ख़राब कर सकते। ये मूवमेंट और ज़्यादा रोज़ाना बढ़े जा रहा है तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, यानी सारे इन गोबर भक्तों की बेवकूफ़ी की वजह से। जी रिजवी जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था या जिस तरह से जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में सहयोग कर रहा है, तो जो आरएसएस वाले लोग लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों के जो खाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था ये बाहर देशों से फंडिंग हो रही है, जो कि अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी है या इस तरह के कहकर इनको संबोधित किया जा रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर दान मांग रहे हैं। तो इस दान को, किसानों के दान को और उस दान को किस तरह से देखते हैं? एक तो पहले मैं आपकी चैनल से वाली बात क्लियर कर दूं, जो बहुत खुशफहमी के गुब्बारे फोड़ रहे हैं कि राम मंदिर में राम का मंदिर बनना है, वहाँ राम का मंदिर नहीं बनना। वह विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बनना है, वहाँ राम मंदिर नहीं बनना, वहाँ हेडक्वार्टर बनना है ना। तो सब दिमाग से ही निकाल दें। और दूसरी बात, ये किसान है, अगर कनाडा वनाडा से आ रही है मदद, अव्वल बात तो नहीं यार, 1% मान लो, माइनर % आ भी रही है, तो तुम्हारी सरकार निकम्मी है, अंधी कहानी है, अपाइज है। तुम रोक कैसे नहीं रहे उस मदद को? मतलब मदद यहाँ तक आ गई, पहुँच गई, और तुम हाथ पैर झाड़ के बैठ गए। जब तुम्हें सरकार चलानी नहीं आए तो इस्तीफा मार के तुम भी यहाँ पर आ दो, हम तुम्हें खाना खिला देंगे, है ना। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, सब जगह खिलाएंगे। या तो तुम्हें सरकार चलानी नहीं आ रही, अगर चलानी आ रही तो इल्ज़ाम मत लगाओ इन पर। ये किसान है जो तुम्हें खिला सकते हैं, वो अपना आपको नहीं खिला सकते। ये इन किसानों का ही खाना है। आपने सारी बैरिकेटिंग लगा दी, सिर्फ इसलिए लगाई ताकि यहाँ पर पानी ना आ सके। तो क्या पानी जंगलों से नहीं आ सकता? क्या लोगों के घरों से नहीं आ सकता? मारने वाली ज़ात, पैदा करने वाली ज़ात ऊपर वाली है। मोदी जी तुम नहीं हो कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे किसानों को तुम मार दोगे, ख़त्म कर दोगे, बर्बाद कर दोगे और किसान ख़त्म हो जाएगा, तो तुम ख्वाबे खरगोश में हो। कोशिश करो, तुमने बहुत कोशिश करी और करो। तुम जितनी कोशिश करोगे, ये जन सैलाब नहीं, ये जन विस्फोटक बन गया। अब ये जन विस्फोटक बन गया है जो किसी भी वक्त फट सकता है और फट रहा है लगातार। हम अक्सर देखते थे कि जो बचपन में या अभी हमने देखा है कि जब जब किसान अपनी खेती उगाता है तो अपने खेत की चारों बाउंड्री के तरफ किलो की एक तरह से हम कहेंगे कि कांटेदार जो रस्सियां हैं वो बांधता है और एक डम्मी भी खड़ा करता है ताकि उससे पशु पक्षी या जानवर डर कर भाग जाए। तो आज सरकार को इन किसान भाइयों से इतना डर लगने लगा है कि आज इन्होंने जो बैरिकेडिंग की है, जो सीमेंट की पक्की दीवारें खड़ी कर दी है, कीले खड़ी कर दी है, तो इस पर क्या दृष्टिकोण है आपका? ये दृष्टिकोण सिर्फ ये मैसेज जो एक तरह का है, ये दिल्ली वालों से इनको लड़वाना चाहते हैं, किसानों से, क्योंकि किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। दिल्ली वालों की जिंदगी इन्होंने इतनी हराम कर देनी है, इतनी हराम कर देनी है कि दिल्ली वाले, इनको लग रहा है कि फिर मुंह भर भर के कोसेंगे किसानों को कि तुमने बर्बाद कर दिया हमारे दिल्ली को। लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिल्ली वालों को भी पता है कि सरकार की साजिश है, क्योंकि किसान ने कब कहा कि वो दिल्ली पे यलगार मचाएगा? तो यहाँ बैठा हुआ है। तो फिर मोदी जी बैरिकेडिंग किसके लिए कर रहे हो? किले किसके लिए लगा रहे हो? पुलिस वाले किसके लिए तैनात कर रहे हैं? तुम दिल्ली वालों को जवाब दो ना। तुमने जो रोड डाइवर्ट कर रखे, बंद कर दिए, ये तो इस रोड पे बैठा है किसान, वो वाले रोड क्यों बंद कर रखे तुमने? भाई बताओ ना, क्यों नहीं बताते हो? तुम बताओ ना कि तुम पब्लिक को परेशान करना चाहते हो। हम एक चीज और देखते हैं कि जब किसी भी आंदोलन में या कोई भी किसी तरह की हिंसा होती है तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी टूटती है, कुछ ऐसे सरकारी संपत्तियाँ भी तहस नहस होती है। लेकिन अब क्या
है कि सरकार की इस देश की संपत्ति जो कि इस देश के टैक्स से ही बनाई जाती है, जो सड़कें हैं जिनको आम जनता टैक्स देती है, उन्हीं को ये सरकार खुदवाने का काम कर रही है। हाँ, तो हमारी सड़कें तोड़ तोड़ के फेंक रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी सरकार की थोड़ी है, ये हमारे टैक्स से बनते हैं रोड। तो सरकार ने हमसे पूछा कि हम रोड तोड़ रहे हैं, हमसे पूछा, किससे मशवरा करा कि तोड़ तोड़ के कभी कीले लगा रहे हो, कभी कुछ गम उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। तो ये तो सरकार हमें बर्बाद करी, ना कि हमें किसान बर्बाद करा। एक तो किसान को बर्बाद करो, फिर हमें भी बर्बाद करो, फिर हमारी सड़कें भी उखाड़ रहे हो, फिर जितनी भी आप बसें कह रही ना, हमने नहीं तोड़ी, ना कभी किसान ने तोड़ी, ना भारत के किसी भी पब्लिक ने तोड़ी सड़क। ये जितनी भी बसें तोड़ने का काम है वो भी ये जाफरानी गुंडे करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं। अभी भी आप देखो नंद किशोर गुर्जर कितना तांडव करता है, आए दिन आके धमकियां देकर जाता है, आए दिन तांडव करता है। अभी भी मैंने देखा बाइक पे कुछ लोग किसान जो बेचारे अकेले अकेले आ रहे हैं, उनको धनाधन पेल रहा है वो नंद किशोर गुर्जर अपने लोगों के साथ। तो तुम तो किसानों को ऐसा दौड़ा कर मार रहे हो, जहाँ भी तुम्हें अकेला किसान मिल जाता है तुम उसको माले गनीमत समझ के मार रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अभी जो तुम्हारा पाला पड़ा है ना, एक दो किसानों से पड़ा है। यहाँ पर झुंड के छत्ते में आगे हाथ डालो, भिरंड के छत्ते में, तुम्हें बताएगा किसान कि तुम हो क्या। जी, तो क्या ये नहीं लगता कि इस बार जो भारत देश के नागरिक हैं उनको इस भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। अभी भी सन 2024 में आएगा, फिर मंदिर करके लोग खुश हो जाएंगे कि भाई मंदिर पे वोट दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि 24 में भी ये करेंगे। हालांकि करना चाहिए भाई, विकास पे वोट दीजिए, एजुकेशन पे वोट दीजिए, जॉब पे वोट दीजिए। आप खाली मंदिर मस्जिद पे वोट क्यों दे रहे हो? मंदिर आपको क्या देगा, मस्जिद आपको क्यों क्या देगी? कुछ नहीं देगी, सिर्फ आपका दिमाग खराब करेगी। तो ये जो लेकर आते हैं ना तीर त्रिशूल गाय गोबर मंदिर मस्जिद, इस पे जो बंटवारा करता है, पब्लिक को ये समझना होगा कि हमें इन चीज़ों पे नहीं बंटना, हमें सिर्फ विकास पे बंटना है, जॉब पे बंटना है। हमें भारत को वाकई एक विश्व गुरु बना रहे हैं, ना कि आतंकी गुरु बनाना है। पहले हम बचपन में पढ़ते थे काखा गागा अंगा, अब हम सन 2014 से पढ़ रहे हैं कि भारत में वही हुकूमत कर रही है जो मचाए यहाँ पर दंगा। सिर्फ दंगा मच रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा। और लोग खुश भी हैं, अंधभक्त खुश भी हैं, कह रहे हैं हाँ भाई मोदी जी ने करा, मोदी जी ने। और उन कमबख्तों से पूछो कि एक काम तो गिना तो मोदी जी ने करा क्या, तो फिर वो आए बाएं शाएं देखना शुरू कर देते, क्योंकि उनको खुद पता है मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं सिवाय उनको पैसे देने के। रिजवी जी, जब भी कोई सरकार आती है तो उसके काम होते हैं कि इस देश की जनता के लिए अच्छे से अच्छे एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना, अच्छे स्कूलों का निर्माण करना, अच्छे एक तरह से जो सरकारी अस्पताल है उनका निर्माण करना, या इस देश के युवाओं को रोजगार देना। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जब से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र की सत्ता पर काबी से लगातार वो मंदिरों का तो निर्माण करे जा रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है या युवाओं के लिए रोजगार है, उस पर कोई ध्यान नहीं लगा रही। तो इस पर क्या दृष्टिकोण है? भाई कैसे लगाएगी जब ये कह रहे हैं कि गोबर से सारे निवारण हो जाएंगे बीमारी के, है ना, गौमूत्र से सब सही हो जाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात यही होगा। आपको शायद नहीं पता, मध्य प्रदेश में सैनिटाइज की जगह गौमूत्र छिड़क रहे हैं सारे सरकारी कार्यालयों में कि हम गाय मूत्र छिड़केंगे सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो इनका तो कॉन्सेप्ट ही गोबर मूत्र से हटता ही नहीं है। तो फिर इनको स्कूलों की क्या ज़रूरत, इनको तो मंदिरों की ज़रूरत है। तो खाली गाय गोबर वाले हैं और ये चाहते कि पूरा भारत पढ़ेगा तो इनसे नौकरी मांगेगा। जब खाली घंटे ही बजाता रहे तो मंदिरों के बाहर या तो भिखारी होगा या अंदर पूजा कर रहा होगा। तो सिर्फ इनको मंदिर बना के आपको या तो भिखारी बनाना है या आपको पुजारी बनाना है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करना चाहते। जी, मुझे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक स्टेटमेंट याद आ रही है। हमेशा वो 3 चीज़ों की बात कर रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन में इस देश का हर जाति, हर वर्ग का व्यक्ति संगठित भी है और संघर्ष भी कर रहा है। लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी हमें थोड़ी दिखाई कम दे रही है। तो उसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि लोग आकर इसमें जागरूकता का परिचय दें और इस आंदोलन को मजबूत करें? भाई जागरूकता की कमी इसलिए, बेचारा मेरा भारत का किसान कितना सीधा सच्चा होता है। इनके घरों में लाइटें भी नहीं होती है ना, ज़रा से चिराग जल रहा है तो उनमें इनके बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ ट्रैक्टर में पेट्रोल डालते हैं, अपने घर में इनके कुछ नहीं होता। इनके पास आज भी आप ओरिजिनल किसानों के पास देखिए, इनके पास टुंगड़ू मोबाइल होंगे। टुंगड़ू, मैं पेडेड मोबाइल को टुंगड़ू मोबाइल कहती हूँ, जो ज़रा सा होता है। तो वो ज़रा से मोबाइल ये यूज़ करते हैं। इनको यही नहीं पता कि भारत में क्या हो रहा है। आज तक वास्तक उठाकर देख ले, जिसमें सब चंगा सी देख नजर आता है। तो भारत का किसान तो कभी पॉलिटिक्स में उतरा ही नहीं था, है ना। वो तो सिर्फ खेती किसानी करता, कभी इतना लंबा मूवमेंट, इतना ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं हुआ, छोटे मोटे होते थे। तो अब ये किसान बेचारे आके तो बैठ गए, इनको खुद नहीं, इनके पास एक स्ट्रैटेजी इनके पास भी नहीं। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको आके जुड़ना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए कि किसानों को किस तरह आगे लेकर जाएं। जैसे पीएम केयर फंड बना, मैं बार बार बहुत लगातार ये वाली बात उठा रही हूँ। जैसे पीएम केयर फंड बना, लोगों ने करोड़ों करोड़ों डाले और ये नहीं पूछा कि मोदी जी वो पैसा कहाँ गया, कौन सा पेट था जो डकार गया, है ना, नहीं पूछा। तो ऐसे ही लोगों को कुछ एक ऐसा संगठन बने जो एक ऐसा किसान केयर फंड बनाए जिसपे किसानों के लिए पैसा जमा करे। मैं ये नहीं कह रही लाखों करोड़ों जमा करे, जितने भी घर में कमाने वाले हैं सिर्फ 1-1 रुपये डालें, रोज़ाना 1-1 रुपये डालें और इन किसानों से कहें कि हम तुम्हें महीने के 10,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन खबरदार जो तुमने खेती करी होगी, खेती इतनी करो कि तुम खाओ और तुम्हारे आसपास के 2-3 गाँव खाएं। सरकार को एक चवन्नी मत दो, एक चमची मत दो, फिर देखिए सरकार पैरों में आएगी, अंबानी अदानी खुद चीखे मारेंगे।
अभी हम इस आंदोलन को देखते हुए जैसा कि लग रहा है ना तो सरकार पीछे हटने का नाम ले रही है और ना ही किसान भाई पीछे हटने का नाम ले रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर इस देश के उन लोगों को जो अभी इस आंदोलन से अनजान है? सरकार पीछे ना हट रही होती, आपको शायद नहीं मालूम, कश्मीर में 4G शुरू कर दिया। कौन सा डर था जो कश्मीर में 4G शुरू कर दिया? क्या आतंकवाद छुट्टी लेकर चला गया? क्या आतंकवादियों ने कह दिया कि हम तो यहाँ बॉर्डर पे बैठ गए, तुम आराम से 4G चला दो? इन्होंने 4G से तो बंद करता, वहाँ पे आतंकी हमले हो जाते। अब तो ज़्यादा हो जाते, पूरा का पूरा चाइना घुस गया, पूरा पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। फिर 4G वहाँ पे क्यों शुरू करा? उसके पीछे भी सोचो क्या करा। तो मतलब ये ड्रामेबाजी करे, ये डर गए, किसानों से डर गए, इसलिए वहाँ पे 4G लगा दिया, क्योंकि इनकी इंटरनेशनल थू हो रही पूरे के। यहाँ पे किसान बर्बाद है, कभी मुसलमान बर्बाद है, वहाँ पे कश्मीरी बर्बाद है, कभी व्यापारी बर्बाद है। तो ये सारा का सारा ये बहुत ज़्यादा तौर पे परेशान हो चुकी, परेशान में आ चुकी। लेकिन फ्रंट से कह जा रही है नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, और पीछे हो जा रही, पीछे हो जा रही। तभी तो इन्होंने खारदार तार लगा ली, तो पीछे तभी तो आगे आके खारदार तार लगा दिए ताकि तुम आगे ना हो। कल हमने देखा कि जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, उनके एक स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की तरह खून की खेती नहीं करते, हम पानी की खेती करते। तो इनके स्टेटमेंट को किस तरह से देख पाते हैं आप? इनका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम जो तुम्हारी बॉडी के अंदर खून है उसको खून ही नहीं मानते, पानी मानते हैं। ये है इसका स्टेटमेंट का मतलब कि तुम्हारे अंदर खून थोड़े पानी है। हम तुम्हें ऐसे तो काटे जा रहे हैं, कभी यहाँ मरवा रहे हैं, कभी वहाँ मरवा रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो तुम्हारे खून को खून भी समझने की गलती करी थी। हम इतने बावले नहीं तुम्हारे खून को खून समझे, वो पानी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अहमद रिजवी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेबाक तरीके से रखा। और लगातार हम वही बात कहेंगे कि किसानों की एक ही डिमांड है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे।